Assalamu alaikum. I am Dr. Hafid Atif. I am Dr. Hafid Atif, CEO of State Media Platform and postdoctoral research scholar at Duke University USA. ये जो आज का वेबिनार है ये एनआरई गाइडलाइन वेबिनार है। एनआरई गाइडलाइन वेबिनार, ठीक है। और इसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि वो स्टूडेंट्स, ये किन स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल है। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एग्जाम दिया, वो किसी भी प्लेटफॉर्म से उनका ताल्लुक हो, क्योंकि ये लिंक सब ग्रुप्स में शेयर हुआ, तो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए का वो कैंडिडेट हो और वो पास नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या उसे अपनानी चाहिए कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में उसका एग्जाम पास हो जाए। तो एक तो हम ये डिस्कस करेंगे जो अनसक्सेसफुल कैंडिडेट हैं। दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे जो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है, ठीक है। और इसमें वो स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अनसक्सेसफुल कैंडिडेट में दो तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं कि जिन्होंने अच्छी तैयारी की थी, अच्छी अच्छी तैयारी थी उनकी, उन्होंने लेकिन वो फिर भी फेल हुए। वो गुड तो हैं लेकिन वो फिर भी उनकी स्टडी उन्होंने की थी, गुड स्टडी की थी, लेकिन फेल हो गए। दूसरे वो हैं जिन्होंने स्टडी नहीं की, ठीक है, और एंड वाले मंथ में सिर्फ एमसीक्यू कर लिए, एंड वाले मंथ में कुछ शॉर्टकट किया था। तो ये दो तरह के हैं जो लोग। और कुछ लोग वो हैं हमारे उसके बाद न्यू स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मैं बताऊंगा ही। अब जिन्होंने स्टडी नहीं की, जिन्होंने स्टडी की है और वो फिर भी फेल हुए, तो उनकी दो तरह की वजूहत हो सकती हैं। आइदर ये कि उन्होंने पहले स्टडी की थी लेकिन स्टडी इस तरह की कि एंड वाले 2 महीने की, तो उसको रिवाइज नहीं कर सके। उस तो रिवाइज ना करने की वजह से उन्होंने पढ़ा तो हुआ था एक टाइम, लेकिन एक टाइम पढ़ने से उनकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि वो एनालिसिस अच्छी तरह कर सकते। तो एक है कि उन्होंने रिवीजन नहीं की, रिवीजन की डेफिशिएंसी है, या ये हो सकती है, या ये हो सकता है कि उन्होंने कंप्लीट कंप्लीट जो है सिलेबस कवर नहीं किया था, सिलेक्टिव किया, और वो सिलेक्टिव में वो नहीं हो पाए, हालांकि उन्होंने मेहनत की। दूसरे वो हैं कि जिन्होंने स्टडी नहीं की, ठीक है, उन्होंने लास्ट में सॉरी, दूसरे वो हैं ये अच्छा, ये स्टडी वो वाले लोग हैं जिन्होंने रिवीजन नहीं की। और दूसरे वो लोग जिन्होंने स्टडी भी की हुई थी, रिवीजन भी कुछ हद तक की है, लेकिन उनकी एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं थी। उनको ये नहीं पता कि भाई हमने एमसीक्यू को उस पे नॉलेज अप्लाई किस तरह करते हैं, जब एमसीक्यू आता है उसे सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। कुछ वो होंगे जिनसे टाइम मैनेज नहीं हुआ, ठीक है। मतलब ये कि उन्होंने पहले रिहर्सल नहीं की हुई, तो जब वो एग्जाम में अपीयर हुए हैं या स्ट्रेस थी या नर्वस हो गए। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, एग्जाम डे परफॉर्म अच्छा नहीं किया, स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी, तो वो रात जो है वो भी पढ़ते रहे और उन्होंने नींद पूरी नहीं की, नर्वस थे, स्ट्रेस में थे, और वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने मेहनत तो की हुई थी, गुड स्टडी थी, तो लेकिन रिवीजन नहीं की, या फिर सिलेक्टिव स्टडी की हुई थी। या वो लोग जिन्होंने स्टडी अच्छी की हुई थी, रिवीजन भी की हुई थी, लेकिन एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं थी और हाउ टू अप्लाई नॉलेज का पता नहीं था, या फिर टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं थी। या फिर वो जो टाइम मैनेजमेंट, तो ये चीजें आपने नेक्स्ट टाइम के लिए अपने माइंड में रखना है कि अगर इन लोग स्टूडेंट्स के लिए जो उनके लिए भी जबरदस्त है जो अभी से तैयारी शुरू करेंगे, कि भाई आपने इस तरह अपनी स्टडी को डिजाइन करना है कि एग्जाम से पहले आप रिवीजन कर सकें जो भी आप पढ़ें। दूसरा ये है कि आप चीज़ों को सिलेक्टिव इतना ना जाएं, स्मार्ट स्टडी करें लेकिन कंप्लीट स्टडी कर लें। थर्ड ये है कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करें और अपने नॉलेज को अप्लाई करना सीखें। और टाइम जब भी एग्जाम करें तो वेबसाइट पे हमने आपको वो दिया होता है, आप क्यों अपने क्वेश्चन जनरेट मतलब कि अगर आपने सीवीएस किया है तो सीवीएस के एमसीक्यू का आप वो बनाते हो, आपकी प्रैक्टिस होती है। और कुछ लोगों की जो है ना वो फिर लक की खराब है वो ये है
लक खराब होने का मतलब है कि आप का माइंड उस दिन सही तरह काम नहीं करता, और बैड लक ये होती है कि आप कुछ लोगों की लक ये होती है कि वो जो एमसीक्यू तुक्के से लगाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको आता होता है और वो फिर भी गलत कर आते हैं। और उसके बाद है वो लोग जिन्होंने स्टडी नहीं की, जिन्होंने सिर्फ एमसीक्यू किए थे एंड पे, तो उनके पास अभी टाइम है कि वो अभी से अपना स्केड्यूल बनाएं, और लास्ट वाले एंड वाले डे पे, एंड वाले महीने पढ़ने का जो उनका माइंड है उसको ब्रेक करें। ये सबसे जो डेंजरस आदत है, जो सबसे खतरनाक बात है, और ये उनकी जाएगी नहीं, बड़ी मुश्किल से जाएगी। जो लोग एंड वाले महीने में पढ़ते हैं ना, वो हमेशा एंड वाले महीने में पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए खतरनाक है। ये कोई अभी जो पीएमडीसी का जो क्राइटेरिया है वो इतना आसान नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था। तो जो है वो हैंडी पॉइंट्स करके, वो रट्टे लगा के निकल जाते थे। तो अब ना हैंडी पॉइंट्स और ना नोट्स, अब प्रॉपर आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तो फिर आप पास होंगे। तो एंड वाले महीने वाले लोग और वो रट्टे लगाने वाले लोग वो भूल जाएं, सिर्फ थोड़े से नोट्स कर ले और उसकी बेस पे पास होने वाले कि हम पास हो जाएंगे, इस तरह अब नहीं होगा। तो अब आपने प्रॉपर स्टडी करनी है। अब हम आते हैं कि आप स्टडी को किस तरह डिजाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये पहले बताऊं कि आपके कितने एमसीक्यू आते हैं। चलिए पहले इसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे बुक्स पे कि हमने किस तरह बुक से तैयारी करनी है। तो मैं हमेशा ये बताता हूं, जब तक आप इसके मुताबिक तैयारी नहीं करेंगे उस वक्त, और इसको अपने माइंड में नहीं रखेंगे, तो आप बहुत मिस्टेक्स कर जाएंगे। इसलिए जो आपकी गाइडलाइन होती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो गाइडलाइन है। ये जो आज की क्लास है ना, हालांकि चलिए सडनली मैंने अनाउंस कर दिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपके पूरे दिन मेहनत करने से, पूरा दिन पढ़ते रहने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। घर वाले पैसे नहीं देंगे, हाँ हाँ। अच्छा, एक और बात है, ये ये जो घर वालों के पैसे का स्ट्रेस होना, घर वाले पैसे नहीं देंगे, पैसे कम हैं इस दफा, ये सबसे अच्छी बात होती है। क्यों अच्छी बात होती है? भाई जिस बंदे को पता है कि मुझे पैसे मिल जाने हैं, कोई मसला ही नहीं है, मैं एक दफा फेल होगा तो मसला ही कोई नहीं है, वो तो फेल होता जाएगा। और जिसको पता है यार एक तो टाइम ज़ाया होगा, दूसरा पैसे भी नहीं मिलने, वो बैठेगा, वो रात को भी उठ जाएगा। तो अच्छी बात है। अगर घर वाले कहेंगे पैसे नहीं देने, एग्जाम पास करो, एक मौका है, इसको अच्छी तरह, इसको लाइट नहीं देना, अच्छी तरह करना है आपने। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपका एनआरई स्टेप 1 है, उसके जो कंपोनेंट हैं वो 30 एंड 70। 30% आपका बेसिक है और 70% आपके क्लिनिकल से आता है। जो बेसिक सब्जेक्ट जो आपका 30% है द 30% है, इसका मतलब है 60 एमसीक्यू आपके बेसिक सब्जेक्ट से आने हैं। और 70% का मतलब है कि से आपके 140 एमसीक्यू क्लिनिकल से आने हैं। तो इसका मतलब है अगर आप क्लिनिकली कर लें तो आपका जो पासिंग क्राइटेरिया है वो कितने परसेंट है? 60% है। तो अगर आप, और क्लिनिकल से कितना आ रहा है? 70%। तो अगर क्लिनिकल भी अच्छा किया हो तो आप तो 60% ज्यादा स्कोर ले जाते, तो 140 स्कोर लेके आप पास हो जाते हैं। तो सिर्फ क्लिनिकल कर लें? नो, इट इज रॉन्ग। आपने बेसिक को अच्छी तरह करना है। अगर आपको ये 30% अच्छा आता है तो आपको 70% वाला क्लिनिकल अच्छा आ जाएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन सिर्फ क्लिनिकल पे जाता है तो वो कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अपनी बेसिक पे मेहनत करें। बेसिक को किस तरह अच्छा करें? अच्छा कंसेप्ट, अच्छा क्वेश्चन है। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, अगर आप मुझे कहें कि इसको सर आप एक लफ्ज में बोल दें ये क्या है, एक लफ्ज में बोल दें, तो मैं कहूंगा ये फर्स्ट एड स्टेप 1 है। ये सारा अगर आप मुझे कहें ना, फिर बच्चे कहते हैं सर नोट्स, नोट्स और फर्स्ट स्टेप 1। मैं कहता हूँ कोई नोट्स से कंपेयर, कोई नोट्स इसके कंपैरिजन नहीं कर सकते। कंपैरेटिव मुख्तलिफ ग्रुप्स में लोग बातें कर रहे होते हैं कि जी
जो है ये नोट्स कर लें, फलां कर लें। मैं आपसे ये कहूँगा कि कोई बुक, कोई नोट से आपकी फर्स्ट एड स्टेप 1 का मुकाबला कम नहीं कर सकते। इसलिए आपने फर्स्ट एड यूएस वाली स्टेप 1 बुक को अच्छी तरह करना है। और इसमें आपकी सबसे पहले पैथोलॉजी से आपके कितने एमसीक्यू हैं? आपके 60 एमसीक्यू, 16 एमसीक्यू हैं। एनाटमी से आपके 12 एमसीक्यू हैं। फिजियोलॉजी से आपके 10 एमसीक्यू हैं। फार्माकोलॉजी से आपके 8 एमसीक्यू हैं। बायोकेमिस्ट्री से 6 एमसीक्यू हैं। कम्युनिटी मेडिसिन से आपके 6 एमसीक्यू हैं। फोरेंसिक मेडिसिन और टॉक्सिकोलॉजी से आपके 2 एमसीक्यू हैं। तो अब तो सर बच्चे पूछते हैं सर पैथोलॉजी कहाँ से करें? तो पैथोलॉजी के जो 16 एमसीक्यू हैं ये आपकी फर्स्ट एड से हो जाते हैं। आप वो कोई और बुक ना भी करें तो आप फर्स्ट एड, ये 16 एमसीक्यू आपकी जो पैथोलॉजी है फर्स्ट एड से, वो मोर देन एनएफएस को कवर करने के लिए। दूसरा है आपकी फिजियोलॉजी। 3P बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा कहता हूँ 3P बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। दूसरी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी से आपके 10 एमसीक्यू है। ये 10 एमसीक्यू भी आपकी फर्स्ट एड यूएस मेरी स्टेप 1 बुक से हो जाते हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। उसके बाद है फार्माकोलॉजी। जो फार्माकोलॉजी है उसके 8 एमसीक्यू है। जो फर्स्ट एड यूएसएल स्टेप 1 बुक है वो मोर देन एनफ है इन 8 एमसीक्यू को कवर करने के लिए। उसके बाद है आपकी इनेटमी। इनेटमी के लिए मैं कहूंगा अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है। ये 12 एमसीक्यू है। आपने जो हमारी वेबसाइट है उस पर जो आपकी शॉर्ट्स ने उसके लेक्चर भी अवेलेबल है, आप शॉर्ट्स नेल कर लें। ये शॉर्ट्स नेल आपको बहुत हेल्प करेगी। क्यों हेल्प करेगी? ये शॉर्ट्स नेल आप अभी तो आपका एग्जाम पास करवाएगी एनआरई, लेकिन उसके बाद जब आप जाएंगे इसके बाद एनआरई के बाद आपने एफसीपीएस करना है, तो एफसीपीएस सर्जरी करना होगा तो फिर भी आपने शॉर्ट सेलर को करना है। अगर आपने जो है वो एमएस सर्जरी करना होगा, तो मास्टर इन सर्जरी, तो उसमें भी आपको इसकी जरूरत, उसमें भी आपने शॉर्ट सेलर को करना है। और जो लड़कियां एफसीपीएस देती हैं किसमें, गायनी ओब्स में, तो वो भी शॉर्ट सेलर करती हैं। तो अगर अभी आप कर लेंगे तो आपके लिए एनआरई के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा, और आपके उसके बाद जो एग्जाम है उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। और अगर आपने शॉर्ट सेलर से ये एनाटमी कर ली तो आपके ये 12 एमसीक्यू मिस नहीं होंगे, कंप्लीट फुलफिल हो जाएंगे। और इसके बाद आप इसके साथ आपने एनआरए मेडिजी की बुक के एमसीक्यू भी करने होते हैं। ये तो हो गया आपकी 3P और एनेटमी, APPP, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और एनेटमी। उसके बाद है आपकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री से 6 एमसीक्यू है। फर्स्ट एड स्टेप 1 बुक मोर देन एनएफ है, लेकिन ये इसमें बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से फर्स्ट एड यूएसएल स्टेप 1 की बुक मोर देन एनएफ है। मोर देन एनएफ का मतलब है कि कुछ ज्यादा लिखा हुआ है। अगर तो आपने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेशनल एग्जाम पास करने का आपका इरादा नहीं है, तो फिर तो जो है इसमें आप ये कर सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के स्पेसिफिक टॉपिक कर सकते हैं, जो कि हाउ टू प्रिपेयर माइनर की वीडियो है। हाउ टू प्रिपेयर माइनर बाय डॉक्टर हाफिज आतिफ की वीडियो है यूट्यूब पे, उसको सुन लें। उसमें मैंने बायोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हुए हैं, वो उधर से कर लें। बाकी एनआरई मेडिजी से कर लें, तो आपका ये 6 एमसीक्यू में से कोई एक एमसीक्यू भी ऐसा नहीं होगा कि जो ना कवर हो। कम्युनिटी मेडिसिन जी। कम्युनिटी मेडिसिन के 6 एमसीक्यू हैं। जो इस कम्युनिटी मेडिसिन के 6 एमसीक्यूज हैं, इनको कहाँ से करना है? जो इसकी बुक है उसका नाम है एक्सेल, ठीक है। लेकिन 6 एमसीक्यू के लिए क्या हम इतनी बड़ी बुक हमें पढ़नी चाहिए? नहीं, नहीं पढ़नी चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं पढ़नी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? फिर आप ये करें कि इस दफ़ा जो आपका एग्जाम आया था, मैंने लास्ट डे पे मैंने कुछ ऑडियोज आपके ग्रुप में सेंड की थी, और मैंने कहा था ये स्टडीज़ हैं, इसको अच्छी तरह कर लो। सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी इसको देख लो। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इसको देख लो। और टाइप अल्फा एंड बीटा एरर इसको देख लो। और प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्शियरी प्रिवेंशन इसको देख लें। तो उसमें से 2 एमसीक्यू जो मैंने लास्ट डे पे आपको ऑडियो सेंड की थी, उस जो मैंने बताया था उसमें से कम्युनिटी मेडिसिन का जो पोर्शन था उसमें 2 एमसीक्यू ऐसे। जो टोटल एमसीक्यू मैंने लास्ट डे पे जाते हुए सुबह के वक्त आपको सेंड किए थे, उसमें से 7 to 8 एमसीक्यू आए थे उन 4 ऑडियोज में से। तो इसलिए जो मैं आपको बताता हूँ उस पर यकीन करके उसको कर लिया करें, आपको बेनिफिट होगा। लेकिन जिन लोगों ने उसको सुन लिया उनके वो एमसीक्यू सही हो गए, समझे कि
8 मिनट की ऑडियोज में या 10 मिनट की ऑडियो होंगी या 10 to 12 मिनट की ऑडियोज में से 7 to 8 MCQ आए थे। तो वो ऑडियोज कितनी इंपॉर्टेंट थी, वो तो जिन्होंने सुन ली उनको उसका फायदा हो गया। खैर, कम्युनिटी मेडिसिन के 6 MCQ हैं। इन 6 MCQ के लिए फर्स्ट एड आपने करनी है प्लस NRE बुक। फर्स्ट एड जो है इसमें वो क्या करवाएगी, वो आपको एपिडेमियोलॉजी करवाएगी और वो आपको साथ करवाएगी बायोस्टैट। तो यही कम्युनिटी मेडिसिन का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है पोर्शन होता है। और इसमें जो इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है, इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने लाजिम करना होता है, इसमें से एक MCQ आना ही आना है। मैं अभी आप मेरी इस जो वेबिनार में मैं पेपर तो नहीं बनाता, वो पेपर तो उन्होंने बनाना है जिन्होंने बनाना है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं इसमें से एक MCQ आना होता है। एसिड बेस बैलेंस में से एक MCQ आना होता है। ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताऊंगा जो वो टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा ये हो ही नहीं सकता कि MCQ ना आए। तो आपने इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल कम्युनिटी मेडिसिन में से वो पेपर ले और ये इसको ना डाले, ये बहुत मुश्किल है। तो कम्युनिटी मेडिसिन के 6 MCQs में आपने फर्स्ट एड्स और प्लस NRE मेडिसी बुक करनी है, आपके 4 MCQ हो जाएंगे। 2 MCQ भी हो सकते हैं, +-2 MCQ। वो इसलिए कि क्योंकि आप सिलेक्टिव कर रहे हैं, तो हो सकता है वो आपसे इस तरह के MCQ पूछ ले कि भाई BHU में चिप कितनी होती हैं, तो आपको तो वो फिर उसके लिए पूरी बुक पढ़नी पड़ेगी एक्सेल। तो उसकी पढ़ने की 2 MCQ प्लस माइनस हो सकता है आप कर भी रहे, हो सकता है आपसे छूट भी जाए। तो ये 6 MCQ भी आपके हो जाएंगे। आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 की जो पार्ट है पब्लिक हेल्थ वाला वो करना है। उसके बाद है आपकी फोरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसके जो टॉक्सिकोलॉजी है वो तो आपने करनी है फर्स्ट एड USMLE स्टेप 2 CK से। उससे आपके दो में से एक MCQ हो जाएगा। और फोरेंसिक मेडिसिन आप उधर से कर लें NRE मेडिसी बुक से। ठीक है, तो आपके ये MCQ भी इंशाल्लाह हो जाएंगे। और अगर हो सकता है अगर इसमें से एक MCQ आपको मिस भी करना पड़े तो कोई बात नहीं है। तो इस तरह आप ये 60 MCQ कर सकते हैं, ये 30% आप इस तरह कवर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो तैयारी है, जो मेन बुक है वो फर्स्ट एड USMLE स्टेप 1 बुक है। फर्स्ट एड USMLE स्टेप 1 बुक है जिस तरह आपने देखा। और उसको करने के लिए ये एक बहुत जबरदस्त बुक है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए क्या आप पढ़ेंगे, क्या आप आ जाएगी नहीं आएगी, क्योंकि जो MCQ होंगे वो सिनेरियो बेस्ड होंगे। तो जिसने रट्टा लगा के किया है, जिसने कंसेप्ट बिल्ड नहीं किए, तो वो कभी भी इवन दो कि उसने पढ़ा होगा लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपने इसको पढ़ने के लिए अगर तो आपको खुद से समझ है तो फिर खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप फर्स्ट एड मेडिसी लेक्चर्स के लिए सुन लेंगे भाई डॉक्टर हाफिज आतिफ। तो आपके लिए फर्स्ट एड मुश्किल बुक नहीं रहेगी, और ये अगर इसको आपने अच्छी तरह कर लिया तो आपके लिए एग्जाम मुश्किल नहीं रहेगा। जिसने इस बुक को अच्छी तरह कर लिया उसके लिए एग्जाम मुश्किल नहीं रहेगा। और कोशिश ये करें कि उस बंदे से करें, उस टीचर से करें जिसने खुद USMLE किया हो। बहुत से टीचर्स ऐसे हैं उन्होंने खुद तो इस इतने उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आज जब गाइडलाइन को देखते हैं कि दूसरे प्लेटफॉर्म ये कर रहे हैं तो वो भी फर्स्ट एड को टीच करना शुरू कर देते हैं। इट डजेंट मीन कि हर एक जो इसको टीच कर रहा होता है वो उसको प्रॉपरली कन्वे भी कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो इस बुक को करें, लेकिन उसके लिए अपने टीचर की जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस बुक को अच्छी तरह कर लिया तो आपका एग्जाम पास है, लेकिन कंसेप्ट से किया। और अगर आपने इस बुक को कर तो लिया लेकिन आपके मेंटल माइंड में यह है कि मैंने कर लिया है, लेकिन हकीकत में वो आपको नहीं आती, तो फिर आप के लिए एग्जाम और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसके बाद है आपकी क्लिनिकल बुक्स, जो आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में से 70% आएगा सर फर्स्ट एड का। अच्छी तरह रट्टा लगा लें कंसेप्ट क्लियर करने के बाद।
मैं कहता हूँ जैसे कंसेप्ट क्लियर कर लिए ना और उसको मेमोराइज कर लिया, रट्टा लगाने का मतलब मेमोराइज करना। जिसने इसको अच्छी तरह समझा, कंसेप्ट बिल्डिंग की अपनी, वो न सिर्फ एनआरई पास करेगा बल्कि उसके बाद भी जो एग्जाम होंगे वो पास कर लेंगे। मैं एक ग्रुप में ये बता रहा था, तो बच्चा एक, अब एक 1000 का ग्रुप हो उसमें कौन क्या है कौन, वो तो किसी को पता नहीं होता, तो मैंने बच्चों को बता दिया कि यार ये आपकी फर्स्ट एड इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा कहने लग गया नहीं जी ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इन नोट्स का इससे कंपैरिजन नहीं है, नोट्स जो है वो उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। तो इसलिए मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ डिस्कशन हो रही होती है, और बहुत सी डिस्कशन ऐसी होती है कि जो मिस गाइड कर रही होती है आपको। उसमें जो गाइड करने वाले लोग होते हैं वो पेड लोग होते हैं, पेड। किसी प्लेटफॉर्म ने उनको लॉन्च किया होता है कि भाई आपने जाकर उधर कर देनी है तरीफे दुरूफे। तो तो उससे ये होता है कि आप मिसगाइड होते हैं। तो जब भी आप किसी भी टीचर को सिलेक्ट करें तो तो ये देखें कि क्वालिफिकेशन को देखें, और क्या वो टीचर इतना खुद क्वालिफाइड है कि वो आपको कंसेप्ट बिल्ड करे। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी टीचर की सिलेक्शन में। एक ये कि उसकी क्वालिफिकेशन, ये उसकी अहलियत है कि वो आपको उसको उसने खुद भी वो किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। दूसरा ये उसका टीचिंग मेथड, कि वो टीच किस तरह करता है। अगर एक पर्सन की क्वालिफिकेशन तो है लेकिन वो उसे टीच करना नहीं आता, तो फिर भी उसका फायदा नहीं है। और अगर उसे टीच करना तो आता है, ये उसका ओके है, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है। खुद तो उसने यूएस में किया नहीं लेकिन आपको वही बुक्स पढ़ा रहा है, ठीक है। खुद तो क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड है नहीं लेकिन आपको वो क्वालिफाइड बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ही वो उस जॉब को नहीं कर सकता। तो किसी भी टीचर के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपकी सिलेक्शन के लिए, क्योंकि ये इसने आपका फ्यूचर डिसाइड करना है कि टीचर की क्वालिफिकेशन भी जबरदस्त हो, टीचर की टीचिंग मेथड स्किल भी जबरदस्त हो। अगर ये दोनों चीजें अच्छी हैं तो वो टीचर अच्छा है। खैर, अब ये है, ये इसलिए मैंने बात बताई कि फर्स्ट एड को करने के लिए आपने उस अपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं। रट्टा लगाने से कुछ नहीं होना, कवर करने से कुछ नहीं होना, फिर कवर करके भी फेल ही होना है। तो उससे बेहतर है कि टाइम पे उसको कंसेप्ट के साथ किया जाए, रट्टे से नहीं करना। और कंसेप्ट से करने के लिए गुड टीचर की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है आपकी 70% जो कि क्लिनिकल है, और ये बनते हैं आपके एमसीक्यू कितने, 140 एमसीक्यू। 140 एमसीक्यू आप देखें, मेडिसिन से आपके 52 एमसीक्यू हैं, और सर्जरी और अलाइड से आपके 48 एमसीक्यू हैं। ये टोटल मिलाएं तो बनते हैं 100 एमसीक्यू। तो आपका जो आधा पेपर है वो सिर्फ इन्फेक्टियस डिजीजेज आपने सबसे स्टेप टू सीके से करनी है, माइक्रोबायोलॉजी की जगह आप कर सकते हैं उसको। तो मेडिसिन और सर्जरी जो है वो आपका हाफ पेपर कवर कर रहे हैं, इसलिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपकी मेडिसिन और सर्जरी है। अब इस मेडिसिन के लिए जिसके 52 एमसीक्यू हैं, इसके लिए आपने फर्स्ट एड स्टेप 1 करना बहुत इंपॉर्टेंट है उसको समझने के लिए, और लेक्चर से समझिए इसको। जब आपने ये फर्स्ट यूएसएल स्टेप 1 अच्छी तरह से की होगी तो आपके लिए ये जो है ना मेडिसिन, ये भी आसान हो जाएगी। क्योंकि जो मेडिसिन है वो नाम है 3 चीजों का, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी। ये दोनों तीनों चीजें मिले तो आपकी बनती है, ये तीनों चीजें मिले तो बनती है मेडिसिन। और ये तीनों चीजें करते हैं स्टेप 1 में। तो इसलिए आपकी फर्स्ट यूएसएल स्टेप 1 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आपकी सर्जरी है, सर्जरी के लिए कौन सी बुक बेटर है? तो सर्जरी के लिए आपकी जो बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वहाब डोगर है, या फिर आपकी कैपलन सर्जरी है, और भी बैले लव भी है। लेकिन टाइम इतना नहीं कि आप बैले लव की तरफ जाएं, तो आप वहाब डोगर कर सकते हैं। अभी टाइम है आपके पास, आप कर सकते हैं।
तो इसके लेक्चर भी वेबसाइट पे अवेलेबल है, फर्स्ट एड मेड इजी जो हमारा प्लेटफॉर्म है उस पर इसके लेक्चर अवेलेबल है, क्योंकि ये आपसे अभी थोड़े टाइम में करना मुश्किल होगा। और जो कैपलन है, इन दोनों में फर्क क्या है? जो वहाब डॉगर है वो टेक्स्ट बुक है। अब्दुल्ला भट्ट सही है। अपना टाइम याद है सर, ड्यूरिंग हाउस जॉब कैसे करें, मैं इसका जवाब आंसर करता हूँ। और कैपलन सरजी जो है ये एमसीक्यू ओरिएंटेड बुक है, और वहाब डॉगर जो है ये टेक्स्ट बुक, जो पाकिस्तान की सिस्टम है ना, टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड। टेक्स्ट बुक का मतलब होता है कि आपके एससीक्यू आ रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपने लिखने होते हैं। और इसमें वहाब डॉगर ने ये किया हुआ है कि अगर कोई डिजीज है, लाइक आपको डिजीज है एक्लेजिया, तो उसने एक टेस्ट, दो, तीन, चार, पांच टेस्ट लिख दिए, तो बच्चे इन सबको रटा रहे होते हैं। उन सबको रटा लगाने की जरूरत नहीं है, आपने क्या करना है, आप बेस्ट और डायग्नोस्टिक टेस्ट की तरफ जाना है। वहाब डॉक्टर ने ये किया हुआ है कि अगर काजेज है तो लिख दी हुई है, ये काज पांच छह काजें लिख दी हुई हैं, लेकिन आपने क्या करना है, मोस्ट कॉमन कॉज। तो ये चीज इसके लिहाज से कैपिलर सर्जरी अच्छी है, लेकिन क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप इसका पोर्शन ज्यादा है, इसके 48 एमसीक्यू है सर्जरी से। तो आपने ये करना है कि अभी जो हमारे वहाब डॉक्टर के लेक्चर हैं, अब खुद से करना तो मुश्किल होगा, खुद से तो नहीं आप कर पाएंगे, लेकिन आप वहाब डॉक्टर के लेक्चर सुन लेंगे तो आप एक दफा फेमिलियर हो जाएंगे। तो रिवीजन जब आप करने लगे तो उस वक्त आपने कैपिलर सर्जरी कर लेनी है, और उसको हमने एमसीक्यू ओरिएंटेड बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आपके ये सारे के सारे एमसीक्यू हो जाएंगे इंशाल्लाह, 48 एमसीक्यू। आपकी मेडिसिन अलाइड 52 एमसीक्यू। जो बेस्ट बुक मार्केट में है वो है आपकी डॉक्टर अब्दुल्ला। आप सर आई सजेस्ट ऑल यू स्टूडेंट, सो हाफिज आप पास हो जाए डॉक्टर अब्दुल्ला, बट थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। आपने आप अभी इधर हैं या डॉक्टर अब्दुल्ला, आप अभी क्लास में हैं? अब क्लास में रहिएगा आप। डॉक्टर अब्दुल्ला ने अभी अपना एग्जाम पास किया है, तो इनसे हम थोड़ा इनसे रिव्यू लेंगे एंड में कि कैसा रहा उनका एग्जाम। अच्छा, उसके बाद आपकी मेडिसिन है। मेडिसिन के लिए जो बेस्ट बुक है वो आपकी है फर्स्ट एड यूएस में स्टेप टू सी के, स्टेप टू सी के। आपकी है मास्टर द बोर्ड, आपकी है स्टेप ऑफ मेडिसिन। इनमें जो लेंथी बुक है वो, और फिर है डिविडसन। डिविडसन तो आप लेंथी आप कर नहीं पाएंगे, स्टेप ऑफ मेडिसिन भी लेंथी है, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मास्टर द बोर्ड भी अच्छी बुक है, और फर्स्ट स्टेप टू सीके भी अच्छी बुक है। हमारे जो लेक्चर्स हैं जिसमें हमने लेक्चर डिलीवर किए हुए हैं वो फर्स्ट यूएस में स्टेप टू सीके है। और उसमें जो नॉलेज है मैंने ट्राई किया हुआ है कि जो ये दूसरी जो बुक्स हैं इनकी जो एडिशनल पॉइंट है वो उसमें मेंशन कर दिए जाए। तो जब आप फर्स्ट यूएस में स्टेप वन टू सीके के लेक्चर सुनते हैं तो असल में आप दूसरी बुक का नॉलेज भी, कंसेप्ट भी, उसमें जो चीज़ें दूसरी बुक्स में है लेकिन फर्स्ट स्टेप टू सीके में नहीं है, तो हमने उधर ही मेंशन कर दी है। तो जब आप वो लेक्चर सुनेंगे तो आपके ये 52 एमसीक्यू इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएंगे। और उसके बाद आपकी है गायनी ओब्स। अच्छा, एक और बात ये है कि जिस पर्सन ने फर्स्ट एड यूएसएन स्टेप वन बुक अच्छी तरह की है, वो अपने पैथोलॉजी के 16 एमसीक्यू, फिजियोलॉजी के 10 एमसीक्यू, कितने हो गए, 26, और और फार्माकोलॉजी के 8 एमसीक्यू, 26। अच्छा, ये कितने हो गए, कोई 34 एमसीक्यू, 34 ये एमसीक्यू, और जो आपके मेडिसिन के 52 एमसीक्यू, 34, 6 और 8, 86 एमसीक्यू। अगर आप फर्स्ट एड यूएसएन स्टेप वन बुक अच्छी तरह कर लेते हैं और फर्स्ट एड स्टेप टू सीके कर लेते हैं तो तकरीबन आपका हाफ पेपर हो चुका होता है, उसकी तैयारी हो चुकी होती है हाफ पेपर की। और उसके बाद अगर आप मेडिसिन और आप सर्जरी अच्छी तरह कर लेते हैं, आपने अभी क्या किया है, फर्स्ट एड, आपने बस ये भी नहीं किया, अभी ये चीजें नहीं की, सिर्फ आपने फर्स्ट एड के फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी 8 सिस्टम है वो किए। ठीक है, और उसके बाद आपने फर्स्ट एड यूएसएल स्टेप टू सीके से भी 8 सिस्टम कर लिए हैं। तो आपके कितने एमसीक्यू हो गए हैं, 86 एमसीक्यू। आपने सर्जरी कर ली है, सर्जरी के 48 एमसीक्यू है, इसको मिलाएं तो कितना बन जाता है, तकरीबन ये 134 136 एमसीक्यू बन जाते हैं। तो
ये कितने परसेंट बन गया? तकरीबन आप पास होने के करीब पहुंच गए। वैसे आप पास हो जाते हैं फर्स्ट एड। तो अगर आप फर्स्ट एड स्टेप 1 अच्छी तरह की हुई है, उसमें आपने बायोकेमिस्ट्री 6 MCQ कर लें, और ये वाले भी मिला लें जो कि आपकी एनाटमी वाली है, तो आप इजीली फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 और फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 2 सीख के और वहाब कैपिलर सर्जरी करके आप पास हो चुके हैं। अब आपने एडिशनल स्कोर भी लेना है। एडिशनल स्कोर क्या है? आपके 14 MCQ जो होते हैं वो गायनी ओप से आते हैं। ये 14 MCQ के लिए बुक्स कौन सी हैं? फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 2 सीके, फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 2 सीके बुक, इससे भी कर सकते हैं आप। इसको हमारे जो आपको लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें 10 टीचर के लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। तो 10 टीचर से भी कर सकते हैं, लेकिन 10 टीचर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। आप फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 2 सीके से कर लें, ये भी एनएफ है। और थर्ड आपके पास ऑप्शन है, वो है प्लैब जम्स प्लैब कीज, यहां से भी कर सकते हैं। सबसे शॉर्ट इधर लिखा हुआ है। और उसके बाद आपकी फर्स्ट एज यूएसएमएल स्टेप 2 सीके बुक, और उसके बाद 10 टीचर्स हैं। तो आप, और जो हमारी वेबसाइट है यहाँ, वहाँ तीनों के लेक्चर्स मौजूद हैं। तो आप फर्स्ट एज यूएसएमएल स्टेप 2 सीके से कर लें तो ये एनएफ हो जाएगा आपके लिए। और उसके बाद आप प्लैब जम्स और प्लैब कीज को देख लें, तो आपका इजीली इजीली आपके जो 14 MCQ सारे हो जाएंगे इस तरह। तो आपने फर्स्ट एज यूएसएमएल स्टेप 2 सीके प्लस प्लैब की जो प्लैब जम्स और प्लैब कीज की दफ़ा रीड कर लीजिएगा, आपके ये 14 MCQ हो जाएंगे। हाँ, और एंड पे आपने याद रखें, आपने एनआरई मेडिजी बुक के एमसीक्यू करने ही करने। उसके बाद है आपकी पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स आप फर्स्ट एज यूएसएमएल स्टेप 2 सीख के बुक है आपके। और उसके साथ अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो आप पीडियाट्रिक्स प्लैब जर्म्स और प्लैब किड्स की ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप याद रखें कि जो पीडियाट्रिक्स है, इसके लिए जो बड़ी बुक है वो है परवेज अकबर। परवेज अकबर, इस बुक को पढ़ना अभी बहुत मुश्किल है, आप इसे कवर नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट ये है कि आप पीडियाट्रिक्स जो है वो फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 2 सीके से लेक्चर सुन लें। एक बच्चा मुझे ये भी कह सकता है सर अगर मैं खुद से कर लूँ फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 2 सीके से, मैं उससे ये कहूंगा कि आपके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 2 सीके जो बुक है ये डिफिकल्ट लिखी गई हुई है, और डिफिकल्ट इस तरह लिखी हुई है अपडेट भी नहीं होती। तो इसलिए जो समझना है उसको थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आप डायरेक्टली नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप समझ पाएंगे तो सुभान अल्लाह, अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 2 सी के जो फर्स्ट एड मेडिसिन के लेक्चर हैं वो आपने लाजमी सुनने हैं, उससे आपको हेल्प होगी और आपके ये एमसीक्यू हो जाएंगे। और अगर आपने पीडियाट्रिक्स को फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 2 सीख के प्लस एनआरई मेडिसिन बुक से कर लिया तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अगर आप कुछ और गुड़ डालना चाहते हैं तो आप प्लैब जम या प्लैब की से भी इसको कर सकते हैं, उसके भी लेक्चर भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। उसके बाद है आपकी आई और ईएनटी। जो आई और ईएनटी है उसे दोनों के 16 MCQ है। और एक बच्चा मुझे बता रहा था, मैंने देखे, मैं इसको आपको कन्वे कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये रिकमेंड नहीं करता, मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं कन्वे कर रहा हूँ एक बच्चे की बात को। वो ये कह रहा था कि सर मैंने ये पता सक्सेस स्टोरी में बताया था उसने कि मैंने जो है वो बकायदा बुक्स बकायदा तो नहीं, मैंने एंड पे ही बस किया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने एनआरडी मेडजी बुक से जो है वो ये सब्जेक्ट देखे थे और मेरे एमसीक्यू हो गए थे आपके आई और ईएनटी के। लेकिन आपने इस तरह नहीं करना कि आप कहें कि मैं भी जाके सिर्फ एनआरडी मेडजी बुक से करूंगा, बल्कि आपने ये करना है कि ऑप्थेल्मोलॉजी के और ईएनटी के हाई लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके अलावा इनके प्लैब के लेक्चर भी अवेलेबल है, प्लैब के भी लेक्चर अवेलेबल है आपके एनआरई वाले पैकेज में, और साथ हाई यील्ड इसके लेक्चर भी अवेलेबल है। तो आपने ये सुन लेने हैं ताकि आपके ये 12 MCQ बनते हैं दोनों के ईएनटी और आई के, ये आप इजीली कर सकें। तो एग्जाम पास करना बहुत आसान है, बहुत आसान है अगर आप एक स्ट्रेटेजी से करें तो। वो क्या स्ट्रेटेजी है? मेडिसिन और अलाइड ये 100 MCQ है, ठीक है। फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 2, फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 कर ली तो आपके 40 MCQ तो ये बन जाते हैं। अभी आप अगर सिर्फ इतना कर लिया, इतना ऊपर वाला यहां तक, ये नहीं कि आपने पैथोलॉजी एनाटमी फिजियोलॉजी फार्माकोलॉजी कर ली, ये 4 सब्जेक्ट्स भी कर लिए,
तो 140 MCQ इधर से हो जाते हैं, तो 40 MCQ इधर से हो गए, और मेडिसिन और सर्जरी के MCQ 100 ही हो गए, तो 140 बन के आप पास हैं। तो एग्जाम पास करना बहुत आसान है। हालांकि अभी आपने गायनियोब्स नहीं की, पीडियाट्रिक्स नहीं की, ऑप्थेल्मोलॉजी नहीं की, IENT नहीं किया, आपने टॉक्सिकोलॉजी फोरेंसिक नहीं की, आपने कम्युनिटी मेडिसिन नहीं की, आपने बायोकेमिस्ट्री नहीं की, फिर भी आप पास हो रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आपने करना नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि आसान, पास होना बहुत आसान है, अगर आप इस स्केड्यूल को फॉलो करते हुए आपको पता हो कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं, उनको मैंने करना है, तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब ये है, इनको करने का तरीका क्या है। ये हमारी लाइब्रेरी है जिसके लेक्चर वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। फर्स्ट एड यूएसएमएल, फर्स्ट एड मेडिसी लेक्चर जो है उसकी ये लाइब्रेरी है। तो देखें, ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है। एक बुक ये आपने अच्छी तरह करनी है, और एक बुक ये अच्छी तरह करनी है, और इसके लेक्चर्स भी। और वहाब डोगर इधर इसमें नहीं है, वो तो वहाब डोगर, इसके लेक्चर भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो अगर आप इन बुक्स को कर लेते हैं तो आप इजीली पास हो सकते हैं, एग्जाम का पास हो जाएगा। तो आपने इसको किस तरह लेके चलना होता है, या फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म के जो लेक्चर्स हैं वो किस तरह के हैं, उसमें आपको पहले जो एक सिस्टम है CVS, आप CVS करते हैं फर्स्ट एड से, फिर उसकी वही CVS करते हैं आप फर्स्ट एड यूएसपी स्टेप टू CK बुक से, फिर आप NRE मेडिजी बुक से CVS के MCQ कर लेते हैं, फिर आप करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट एड से, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम फर्स्ट एड स्टेप टू CK से, फिर आप आते हैं NRE मेडिजी बुक से, उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम का MCQ कर लेते हैं। इसी तरह आप जो है वो कोई भी सिस्टम रीजनल है, पहले स्टेप 1 से करते हैं, फिर स्टेप 2 से करते हैं, फिर उसके MCQ कर लेते हैं। अगर इस तरह आपने अपने सिलेबस को कवर कर लिया, मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि आप पास हैं। लेकिन आपने स्ट्रेटेजी अच्छी से यूज करनी है। अब ये है कि हाउस जॉब में किस तरह तैयारी करें। जी, हाउस जॉब में तैयारी करना मुश्किल है, लेकिन जो भी है, अगर आपने अपना स्केड्यूल अच्छी तरह बना लिया और आपने ये कहा कि मैं 30 से 40 मिनट पढ़ूंगा, और आप पढ़ते हैं 30-40 मिनट, सॉरी 30, आपने ये कर लिया कि मैंने 3 से 4 आवर पढ़ना है, और हर सूरत पढ़ना है, और आप डेडिकेटेड हो गए, तो एग्जाम आपका पास है, मैं अभी से आपसे कह रहा हूँ। और जहां तक फर्स्ट एड यूएसएमएल ये इनके इन लेक्चर्स का ताल्लुक है, अगर कोई पर्सन इन लेक्चर्स को मुकम्मल कर ले, जो फर्स्ट एड मेडिसिन के लेक्चर्स हैं, और अच्छी तरह इनको कर ले, तो वो फेल नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जाम इससे आउट नहीं आ सकता। और एग्जाम को उसने आसमान से तो नहीं उतारना। अगर आपने इसे पढ़ा हुआ है, रिवाइज नहीं किया हो, तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी। मैं दोबारा बता देता हूँ। आज मैं ठीक हूँ, और मुझे एनर्जी से बोल। अच्छा देखें, फर्स्ट एड यूएस में स्टेप 1 बुक, कोई भी सिस्टम है, हमारा जो स्केड्यूल होता है फर्स्ट एड मेडिसी प्लेटफॉर्म को वो इसी तरह होता है। हमारा नाम भी फर्स्ट एड मेडिसी है, तो उस नेम से ये फर्स्ट एड से बुक से उस नेम है। तो फर्स्ट एड से आपने CVS किया, फिर आपने CVS फर्स्ट एड स्टेप टू सी कैसे कर ले, फिर आपने NRE मेडिसी बुक से उसी के MCQ कर लेने। ठीक है, इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम किया, फिर फर्स्ट स्टेप टू सीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम उसके लेक्चर सुन लेने, फिर आपने ना मेडिसिन बुक से रेस्पिरेटरी सिस्टम के MCQ कर लेने। अगर आपने इस तरह से अपना डाटा अपना सिलेबस कवर कर लिया, आपको दुनिया की कोई ताकत भी फेल नहीं कर सकती। ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट एड मेडिसिन प्लेटफॉर्म के जो लेक्चर्स हैं, इसमें कौन से लेक्चर्स आपको अवेलेबल होते हैं। आपको BRS फिजियोलॉजी फर्स्ट एड यूएसपी स्टेप 1 बुक, फर्स्ट एड यूएसपी स्टेप 2 CK बुक, कैपुलन सर्जरी बुक, NRE मेडिजी बुक के लेक्चर्स, शॉर्ट स्नेल के लेक्चर्स, ENT ऑप्थेल्मोलॉजी के लेक्चर, ENT के लेक्चर, एनाटॉमी शेल्फ नोट्स के लेक्चर्स, और गायनियोब के US में यूवर्ड ट्यूबिंग के लेक्चर्स, और इसके अलावा जनरल पैथोलॉजी पैथोमा के लेक्चर, और प्लैब के सिलेक्टिव लेक्चर जो कि आपके लिए हेल्पफुल हैं, NRE के लिए, वो भी ऐड कर दिए हुए हैं आपके ग्रुप में। और सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात यह है कि जो एनआरई मेडिसिन के लेक्चर भी अब अवेलेबल हैं, जो कि एमसीक्यू का पास डाटा है। क्वेश्चन किया है डॉक्टर ने कि सर एनआरई मेडिसिन बुक तो याद हो चुकी है। अगर आपको एनआरई मेडिसिन बुक याद हो चुकी है तो इसका मेरे ख्याल में फिर आप ये कर लें कि इसको वेबसाइट से करें, ताकि और इसको सिस्टम वाइज ना करें, रैंडम करना शुरू कर दें। अब आप कहेंगे रैंडम का मतलब क्या है? इसको हमने सिस्टम वाइज किया हुआ है ना, कि आपकी बेहतरी के लिए अगर आपने सीवीएस किया है तो आप सीवीएस की एमसीक्यू कर सकें। लेकिन अगर किसी पर्सन ने, किसी स्टूडेंट ने इस बुक को कर लिया है, तो अब उस तो अब वो ये करेगा कि सीवीएस सिलेक्ट करेगा, सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर उनमें से सिस्टम उसको दो दो तीन तीन चार चार एमसीक्यू हमारी वेबसाइट से उठाएगा और उसको शो कर देगा। तो फिर वो रैंडम करे अगर उसने पहले सिस्टमाइज किया है। सर दूसरी बात यह है कि ऑप्थेल्मोलॉजी हाई यील्ड लेक्चर क्या है? ऑप्थेल्मोलॉजी की जो बुक है, ये बुक है ऑप्थेल्मोलॉजी की जो तो लेक्चर, तो ये बहुत लेंथी है। तो फिर हमने आपके लिए हाई यील्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन के अलग लेक्चर बना के अलग कंपाइल कर दिए हैं। इस तरह ईएनटी के हाई यील्ड लेक्चर, इसके लिए डिंगरा बुक है जो कि बहुत बड़ी है। थैंक यू डॉक्टर अब्दुल्ला। तो हमने ईएनटी के लेक्चर भी दे दिए हैं। इस तरह ईएनटी के प्लैब के लेक्चर भी ऐड कर दिए ताकि, क्योंकि इसकी आप बिग बुक नहीं पढ़ रहे, जिसकी आप बिग बुक नहीं पढ़ रहे उसको आपने दो जगह से कर लें। लाइक कौन सी चीज है ईएनटी के लिए, आप उसकी मेन बुक नहीं पढ़ रहे, आप उसकी शॉर्ट, आप डिंगरा पढ़नी थी, डिंगरा नहीं पढ़ रहे, तो अब आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो उसमें हाई यील्ड कर लें, प्लस आप प्लैब के लेक्चर ऐड कर लें जो कि हमने आपके पैकेज में दिए होंगे ऑलरेडी। इस तरह थर्मोलॉजी जो है उसकी जुतोई बुक है, जुतोई आप नहीं कर रहे तो इसको दो जगह से कर लें, इसको जुतोई, इसको हाई यील्ड से करें, प्लस आप प्लैब से कर लें। प्लैब के जो लेक्चर है, प्लैब जम्स और प्लैब कीज, तो आपका ये एमसीक्यू सिक्स सिक्स एमसीक्यू सिक्स एमसीक्यू ये स्किप नहीं होंगे इंशाल्लाह। हाउस जॉब में जो होता है वो आपको फोकस रहना मुश्किल होता है, तो उसमें आप या फोड़ा निकाल लें। सर किस बुक से हाई यील्ड लेक्चर है? ये हाई यील्ड लेक्चर किस बुक से है? ये हाई यील्ड लेक्चर एम्बोस से, एम्बोस क्यू बैंक से। डॉक्टर अब्दुल्ला आप इधर हैं? न्यू लेक्चर हमारी देखें जी, हम जो न्यू सिस्टम है वो अभी लॉन्च हो रहा है। उसमें सब कुछ जो चीज़ें हैं, न्यू सिस्टम का मतलब है कि फर्स्ट एड मेडिकल प्लेटफॉर्म का जो सिस्टम है पाकिस्तान में, ये अभी हम विद इन 1 or 2 डे में वो लॉन्च कर रहे हैं। विद इन 1 or 2 डेज नहीं, विद इन 1 month, 1.5 month। इसमें हमारा न्यू वेबसाइट, न्यू एंड्रॉयड आईओएस एप्लीकेशन आ जाएगी, और पाकिस्तान में जितने भी प्लेटफॉर्म्स होंगे उनसे वो बिग वेबसाइट होगी और बिग एप्लीकेशन होगी। डॉक्टर अब्दुल्ला आप अभी आप माइक ऑन करके बच्चों को अपनी सक्सेस स्टोरी सुना दें। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन करना है, इस पैकेज को अभी से ऐसा आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए नंबर है 0318 0049742। जी सर। अच्छा, एक और बात, एक और क्वेश्चन आया कि सर एनआरटी मेडिजी बुक के अलावा एमसीक्यू के लिए आप कौन सी बुक रिकमेंड करते हैं? तो मैं आपको ये कहूंगा कि एनआरटी मेडिजी बुक अगर आप एक बुक कर लें, उसे अच्छी तरह कर लें, वो बेटर है। खासतौर पे इसका जो 6 एडिशन है वो बहुत जबरदस्त कमाल एडिशन है। अगर तो तो मैं आपको सच्ची सच्ची, कल मुझे मेरी मुलाकात हुई डॉक्टर सिकंदर से, जो कि इधर यूएस वैली, उन्होंने वो कंट्रीब्यूटर भी है बुक के, और वो एनआरई मेडिजी के, और वो अभी इधर रेजिडेंट है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी, उन्होंने कहा आतिफ भाई जितना नॉलेज आपने इसमें दे दी है ना, ये वाली एनआरई मेडिजी बुक में, ये अगर इसको अगर किसी ने इसको ग्रैब कर लिया वो तो यूएस वैली पास कर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा यूएस वैली के लिए ये बुक रिकमेंडेड है, लेकिन वो कहने का उसका मतलब ये था कि इस बहुत जबरदस्त डाटा आपने डाल दी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम डाटा है। जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर इसमें मिस्टेक्स होती हैं, तो वो हर एक एमसीक्यू बुक में होती हैं, लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि एनआरई मेडिसिन से बेस्ट बुक आपको मार्केट में एनआरई में नहीं मिलेगी।
इवन दो मैं ये नहीं कह रहा कहना आ रही, बल्कि अगर FCPS भी देखें तो उसमें भी आपको इससे बेस्ट बुक नहीं मिलेगी। जो मिस्टेक्स हैं वो नेक्स्ट वो हम उन पे काम कर रहे हैं और लेक्चर भी बन गए हैं, लेक्चर में बना दिए हैं कि जहाँ मिस्टेक हो वहाँ आप उसको सुन लें और उसको करेक्ट कर लें। और बाकी जो इस वर्क कर रहे हैं वो उसको हम इसको एरर फ्री बना देंगे। सर दूसरा क्वेश्चन है सर, दूसरी एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन का नाम लिखा है कि सर आप भी की भी एप्लीकेशन होनी चाहिए। हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी है, फेम लेक्चर्स के नेम से एप्लीकेशन है जिसमें सारा क्यूबैंक अवेलेबल है, जितनी भी एनआरडी मेडिकल बुक है ये अवेलेबल है, तो आप उधर से कर सकते हैं। और बाकी न्यू एक अपडेटेड वर्जन भी आ रहा है, वो कुछ एक महीने में आ जाएगा इंशाल्लाह। जिन्होंने सब्सक्रिप्शन, वो तो डिपेंड करता है कि आपने सब्सक्रिप्शन कितने मंथ की ली हुई है। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो चुकी है तो फिर तो आपको नहीं लेनी पड़ेगी। अगर आपकी सब्सक्रिप्शन भी है तो फिर जरूरत नहीं है। जो भी हमारी अपडेट्स होंगी वो सब्सक्रिप्शन होल्डर को मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं। थैंक यू डॉक्टर अब्दुल्ला, मैं आपका वो करने लगा सर। अच्छा, और क्या क्वेश्चन है सर? न्यू ऐप की वेट करें अभी कर, न्यू एप्लीकेशन का वेट करने की जरूरत नहीं है, आप अभी से करें। अभी से जो डाटा अवेलेबल है वेबसाइट पे उसे करें। अपने जो भी टेस्ट, जो भी पढ़ा करें उसका टेस्ट क्रिएट करके किया करें। जो एप्लीकेशन होगी पाकिस्तान में उससे बेस्ट एप्लीकेशन कोई नहीं होगी जब हम इसे लॉन्च कर रहे हैं तो। सर न्यू ऐप में क्या चेंजेस होंगी? न्यू ऐप में सब न्यू डाटा होगा, यही सबसे बड़ी चेंज होगा जी। डिस्काउंट, वैसे तो डिस्काउंट अभी खत्म हो चुका है, लेकिन जो इस आपके लिए अप टू 65% डिस्काउंट है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो ज्वाइन किए, जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है सर मंथ वाली। कितने मंथ वाली? अभी जो है वो है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आपको 6 मंथ वाली लेनी पड़ेगी, लेनी है सर। ओनली MCQ बेस्ड सब्सक्रिप्शन पैकेज भी इंट्रोड्यूस करो। मेरे ख्याल में होता यह है कि हम ये कर तो दें, लेकिन बच्चों के कंसेप्ट बिल्ड नहीं होते। अभी भी इस तरह हुआ कि बच्चों ने सिर्फ एंड पे आए, किसी ने एनआरडी मेड की बुक ली है तो वो समझ रहा है कि एनआरडी मेड की बुक लेके वो फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे उस, भाई ये बुक है, इसमें हमने सब कुछ लिख दिया है, इसको अंडरस्टैंड भी हम भी करवाएंगे। इसके लेक्चर्स होंगे जिसमें आपको बताएंगे ये कंसेप्ट असल में ये है, फिर आपको उसकी सही समझ आएगी। तो नहीं तो बच्चे ऐसे करते हैं, फिर कहते हैं कि बुक का कसूर है। बुक का कसूर नहीं है, हमारा उसको अंडरस्टैंड करने का कसूर है। तो इसलिए हम इसके लेक्चर इंट्रोड्यूस कराएं कि आपको पता हो और आप इसको कंसेप्ट से कर सकें। प्लेब जेम्स डॉक्टर हीरा नेक है, मुझे नहीं पता ये क्या आपने कहा है। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला आपका माइक ऑन करने लगा हूँ, आप थोड़ा बता दें। मैंने जूनियर को आपके हाई, आपके जी थैंक यू सो मच सर, अस्सलाम अच्छा वालेकुम टू डॉक्टर, ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर अब्दुल्ला, क्या हाल और है? ठीक है, कैसे तबीयत? बहुत बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सर, मुबारक। अल्लाह का। सर इट्स ऑल अबाउट ड्यू टू यू कि आपने पहले कहा था एग्जाम के बाद कि आपका पास है, और मैं कहता था पता नहीं क्या होगा। तो सर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अब्दुल्ला ये के बारे में आपको बता दूं, डॉक्टर अब्दुल्ला मैं आपके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जी जी सर। जी, जी, माशाल्लाह, सबसे पहले तो ये बात है कि बंडल ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर अब्दुल्ला, आपको अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की है। डॉक्टर अब्दुल्ला आप किस यूनिवर्सिटी से हैं? सर मैं चंगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी से। चाइना से हैं? जी सर। आपने MBBS की है जी तो? सर। और आप ने, ये आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट थी? नहीं सर, मेरी सेकंड अटेम्प्ट थी सर। ये आपकी सेकंड अटेम्प्ट थी? तो जी सर। आप ये बताएं कि हाँ, माशाल्लाह आपने इस दफ़ा तैयारी बहुत अच्छी की हुई थी। और डॉक्टर अब्दुल्ला जो जी है सर। इन्होंने मुझसे पूछा, ये सियालकोट से हैं। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि आप सर ये बताएं कि मैं परेशान हूँ, तो मैंने एग्जाम से पहले तो मैंने इनसे कहा था कि आप पास हैं तो
तो और 100% पास है, मैंने इस तरह कहा था, क्या बात हुई थी? जी सर, बिल्कुल सर, ऐसी बात थी सर। और सब मेरी थोड़ी सी स्टोरी, सारी सबकी स्टोरी मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म के वजह से, कि मेरी स्टोरी बिल्कुल ही अलग थी। आपको भी इस चीज का आइडिया है कि मैं 2023 में मेरी बहुत अच्छी तैयारी तैयारी थी, कुछ मेरी फैमिली ट्रेजेडी होगी, कार एक्सीडेंट में मेरे अपने अजीजों का, चार एक्सीडेंट में उनकी डेथ होगी। फिर हमारा फैमिली बिजनेस था, मैं उसको देखने लग गया, और मैं 7 से 8 महीने जो इंटर्नशिप ईयर होता है, मैं एक बुक से बिल्कुल दूर हो गया। और फिर मैंने हम्म। जुलाई में ग्रेजुएशन की, और मैं वापस पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आके मुझे 2 ढाई महीने तो समझ नहीं लगा कि मैं कौन सी किताब पढूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे ना करूं। फिर आपसे रब्ता हुआ, तो आपने कहा बेटा हिम्मत नहीं हारनी, आपने करना है। तो मुझे वक्त तब लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा। खैर अल्लाह अल्लाह करके मैंने हाउस जॉब म्यो में स्टार्ट की, साथ ही नवंबर वाला आया, और मैं 2 महीने मैंने पढ़ा, लेकिन मैं फिर फेड अप हो गई, ये मेरे से नहीं होगा। मैंने एग्जाम दिया, फेल हो गया। फिर उससे और थोड़ी सी वो हो गई, मायूसी छा गई। लेकिन फिर आपसे एक दफा मैंने राब्ता किया, मैंने कहा सर प्लीज बताएं। फिर आपने एक मोटिवेशन की कि आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको इसका जरूर सिला देगा। और फिर और मैं सबको, स्टूडेंट्स को ये कहूंगा, सारे कर सकते हैं, ये इम्पॉसिबल नहीं है। और जो हाफिज आतिफ साहब कहते हैं ना, वो कहते हैं उठ के बैठो, उठ के बैठ जाओ। वो कहते हैं बैठ जाओ, बैठ जाओ। मैं तो इस चीज को कायल हूँ कि सर को फॉलो करें, डे फर्स्ट से लेके डे एंड तक। और आखिर जो सर जो एग्जाम से एक रात पहले भी जो बूस्टअप करते हैं, वो भी बहुत एक एनर्जेटिक होता है। और जो कहते हैं मॉक टेस्ट, कोई कुछ स्टूडेंट्स मैंने सुना जी मॉक टेस्ट नहीं है, वो बुक से देते हैं। सर जो कहते हैं करते रहे, इंशाल्लाह आई डैम श्योर, मैं आपको 100% गारंटी मैं देता हूँ कि आपका एग्जाम पास होगा। माशाल्लाह डॉक्टर अब्दुल्ला, आप ये बताएं कि आपने क्या सोर्सेज यूज़ किए, ठीक है? और उसमें जो सोर्सेज यूज़ किए, उसमें आपके कंसेप्ट बिल्ड होने में क्या फर्स्ट आपने लेक्चर्स तो सारे सुने फर्स्ट सर एड सर बेसिस वाले? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू यू एंड योर टीम, स्पेशली जो आपने टीम आपने अरेंज की हुई थी बिफोर एग्जाम। डॉक्टर हुमायूं, ये बेसिकली टीम तो आपकी थी, फेम का प्लेटफॉर्म था। तो मतलब कि वो आपने जो कहा जी 15-16 दिन में बुक कवर होगी, 6 एडिशन। मेरे साथ मैं रीडिंग रूम में बैठ के पढ़ता था, तो मेरे साथ हम 7 से 8 लोग थे। तो वो कभी कोई अच्छा। बुक उठा के पढ़ते थे, कभी कोई बुक उठा के पढ़ते थे, और उनमें से सिर्फ मेरा पास हुआ था। तो बाकी वो अच्छा। मैं कहता यार यही करना है और यही करना है। मैं और कोई किताब, हाँ मैंने देखी जरूर है, पढ़ी पढ़ता जरूर हूँ, लेकिन मैंने एक ही, मैंने आपको भी पता है, मैंने 5th एडिशन भी किया था, 6th एडिशन भी किया था, और विद लेक्चर्स किया था। आई नो। और आई नो। आपकी जो टीम थी माशाल्लाह, वो सर एक्सीलेंट। डॉक्टर हुमायूं में उनमें से थे एक, उनमें एक डॉक्टर और थे, मुझे उनका नाम नहीं अब ज़हन में आता। डॉक्टर हुमायूं तो बिल्कुल कोर कंसेप्ट में जाते थे ना, कि बेटा ये उनका दिल करता था कि मैं शॉर्ट ना पढ़ाऊं, मैं लंबा, आपकी तरह आप भी ऐसे ही करते हैं। आपका दिल करता है कि आज ही मैं सारा कुछ को ना आइंस्टाइन कर दूं वो टॉपिक के बारे में। तो तो माशाल्लाह, फिर आपने फर्स्ट एड यूजुअली स्टेप वन बुक को लेक्चर से किया है, फर्स्ट स्टेप टू जी सीखे, सर। मुझे इसमें ये सुनना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपने की हैं? जी जी सर, मैंने स्टेप वन की थी सारी तकरीबन, आपके लेक्चर से की थी। और क्या सो जाते जो मेन सिस्टम्स हैं मेडिसिन के, जैसे रेस्पिरेटरी, उसके बाद कार्डियो मैंने की थी, एंडोक्राइन मैंने उससे की थी। फिर उसके बाद मैंने पीट्स भी CK2 की जो आपने वो पढ़ाई हुई है मोस्टली सर। जो मुझे मैं हर दफा फंसता था, सबसे मैं हाईलाइट जो मरमर्स में, वो आपने ऐसे एक्सीलेंट बनाए हैं कि अब हम इधर कहते हैं, अब हमसे कुछ सुने तो हम कहते हैं इसको ऐसे, कौन सा किधर रेडिएट करता है, कौन सा किधर जाता है, वो सर ये आपने लोगों को जिस तरह याद नहीं वो। होते, मरमर लोगों को ऑलवेज डिफिकल्ट लगते हैं, ऑलवेज जी डिफिकल्ट सर। लगते हैं। जी सर। तो आपने फर्स्ट एड यूएसएल स्टेप टू सीखे और फर्स्ट एड यूएसएल स्टेप वन, तो जी सर। इनको आपने लेक्चर से किया हुआ था? जी सर, मैंने किया था सर। तो आप ये बताएं कि एनआरई मेडिसी बुक, आप कह रहे हैं कि आपने जो 5th एडिशन भी आपने किया, 6th एडिशन भी आपने किया, मैं आपसे जी फीडबैक लेना चाहता हूँ। सर, फिफ्थ एडिशन की अपनी क्लास थी, और 6th एडिशन की तो एक्स्ट्रा क्लास थी ना, कि उसमें तो आपको वो ट्राइड, अगर आपको उसमें से पूरा MCQ में से, अगर उसमें से आप एक चीज भी अच्छे से पढ़ लेते हो, आपका MCQ सॉल्व हो जाता है। क्योंकि उधर वो एक MCQ 3 दफा सॉल्व हुआ हुआ था, क्लिनिकल फीचर से सॉल्व हुआ हुआ था, इन्वेस्टिगेशन से सॉल्व हुआ, और सबसे अच्छा वो जो उसमें वो ट्राइड बना हुआ था कि ये चीजें ये है, और मतलब ये इसका ये 3 चीजें आ जाएंगी तो ये डायग्नोज होगा। जिसमें बज वर्ड जो आपने दिए हुए थे, वो सर मतलब कि बहुत हेल्पफुल था, बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। अच्छा, मुझे एक इसमें आपकी सजेशन चाहिए। चलो अच्छी अच्छी बात है, ये डिस्कस हो गया।
वो ये है कि क्योंकि अभी जो 6th एडिशन है वो काफ़ी उसकी जिल बुक बहुत बड़ी हो गई है। जी तो सर, ये सर ये इशू आया था, ये इशू आया था, जेन्युइन इशू आया था ये वाला। हाँ, एक्सप्लेनेशन उसमें हमने ऐड की है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि या तो हम उसकी एक्सप्लेनेशन शॉर्ट कर दें तो छोटी हो जी जाएगी, सर। क्योंकि क्योंकि जी सर। डाटा वही है, डाटा वही है, जी 5th सर। एडिशन वाला है, सिर्फ पेपर एक दो ऐड जी हुआ सर। है। जी सर। तो या फिर हम उसको उसकी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा शॉर्ट कर दें, या फिर ये है कि वो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है उसको रहने दें, आप थर्ड 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 वॉल्यूम ले आएं। सर उसमें उन्हें थर्ड वॉल्यूम सर ज्यादा हो जाएगा, वो फिर एक ना बर्डन होता है साइकेट्रिकली, और 3 किताबें कौन पढ़ेगा। और सर मैं तो ये नहीं, आपने हम एक दफा ये लेक्चर, मे, आपने एक दफा मे, जी जी मेरा जी ये जी। है, हमारा ये मेरा मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब मैंने बच्चों से पूछा कि हम एक्सप्लेनेशन छोटी करें, तो उन्होंने कहा सर एक्सप्लेनेशन ये इसलिए तो ये बुक अच्छी है, तो आप एक्सप्लेनेशन कम करेंगे तो हाँ फिर वो जी सर, बिल्कुल कम हो सर सही जाएगा। कह रहे हैं। बिल्कुल सर सही कह रहे हैं। और सर इसमें आपने एक दफा लेक्चर में कहा था कि एक बच्चा था, वो कहता था मैं एमसीक्यूज करके बुक करके पास हो गया। और सर मैं भी इस चीज पे एग्री करता हूँ कि जो बच्चा ये कर लेगा, हमारी मेडी की बुक भी कर लेगा ना, मैं कहता हूँ कि 100% अगर नहीं तो 90 to 95% बच्चा एग्जाम पास कर लेगा, अगर ये बुक उसको अच्छे से कोर कंसेप्ट से आती है। हाँ, कंसेप्ट से आती है, ये बहुत इंपॉर्टेट बात है। जी अगर जी ये सर, बुक मैंने उसको देखा कंसेप्ट। ना, मैंने 2 3 स्टूडेंट्स मेरे साथ थे, उधर बैठते हम रीडिंग रूम में इकट्ठे पढ़ते थे। वो क्या करते थे, वो ना रट्टा लगाते, रट्टा सेस लगाते थे कि अगर ए बी सी है ना, सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो वो ये भी पूछ सकता है कि उल्टा भी पूछ सकता है, डी सी बी पूछ के इसके बाद क्या आएगा, ए आएगा। मतलब अगर आपको हम्म सीधा पढ़ना या उल्टा पढ़ना आता है तो आप फिर ही करेंगे। अगर आपने एक दफा ही पढ़ा हुआ सीधा, अगर उल्टा पूछ लेंगे, जैसे भी पेपर में सवाल आया हुआ था वो फास्ट स्कैन वाला, फास्ट स्कैन की एब्रीविएशन उसने दी हुई थी, और कई स्टूडेंट्स ने वो गलत करके आए यार, वो फास्ट उसमें दिया नहीं था, लेकिन उसकी जो एब्रीविएशन थी अब वो तो थी। हाँ, और ये वो एमसीक्यू हमने लेक्चर में भी ग्रुप बताया हुआ था, और बल्कि मुझे याद है कि मैंने उसको जब कैप्लन सर्जरी में बताया था तो मैंने उसको उसकी जो तस्वीर है वो ली थी उधर से, और सर वन यू लास्ट थिंग यूएस मैं में ऐड यूवर्ड करूंगा, के ये उधर से। आप भी माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, ट्रस्ट अल्लाह, और अल्लाह के आगे दुआ करें रो रो के, अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाले, और मेहनत करें, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी सब अपनी एफएमजी कम्युनिटी के लिए दुआ है, अल्लाह ताला जो जो अपीयर हों सारे पास इंशाल्लाह। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छा वो दिया, अच्छी बात बताई इनको। तो आपके लिए डॉक्टर अब्दुल्ला की तरफ से ये सुजेशन है कि आप टाइम ज़ाया ना करें। पहली बात ये कि ये ना कहें कि भाई अभी मेरे हमारे पास बहुत टाइम है। तो आप फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 बुक, फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 2 सीके बुक, और जो आपकी जो दूसरी एनआरटी मेडिजी बुक, इसको अच्छी तरह कर लें। और सर्जरी के लिए सर्जरी के लिए कुछ बताएं कि उसके सर लिए। सर्जरी सर सर्जरी तो सही बात, आप सही बात बताऊं तो क्या नाम है, कैप्लॉन की मेरे पास वो बुक तो पड़ी थी, लेकिन मैंने वो ही क्या नाम है, एक दो मेरे सीनियर्स थे तो मैं उनसे मतलब गाहे बगाहे पूछता रहता था। लेकिन जो आपने सर्जरी जीआईटी में जो डॉक्टर हुमायूं ने क्लियर करवाई थी ना, और आपके वो जो लेक्चर है जीआईटी में भी आपने बहुत सारी चीजें, ये गालस्टोन वगैरह तो आपने उधर से ही मतलब हमें बड़े अच्छे हम्म वो हो गए हुए थे, ये एक्लेजिया वगैरह। हम्म उसके बाद क्या उसको कहते हैं, जीआईटी में जो हुमायूं साहब ने पहले दिन ही कहा था कि अगर आपने ये अच्छी कार ली है ना, तो मुझे वो उनकी बात वहां पे क्लिक कर गई थी कि वो बात उन्होंने सही की है। और बहुत सारे सारे एमसीक्यूज वहां से क्लिक हुए थे हम्म कि जीआईटी से अगर आपने ये था तो अब सर्जरी भी मोस्टली आपकी निकल जाएगी। हम्म। ये बात तो सही है। तो स्टूडेंट्स उसके लिए आपके पास दो सोर्सेज हैं, एक कैप्लन है और एक वहाब डोगर है। अगर आपके पास जी टाइम सर। हो तो आप इसके लेक्चर जरूर सुन लें, और एंड पे जो वो एनआरई मेड की बुक के उसका उसके लेक्चर तो ऑलरेडी हैं ही, लेकिन आपके पास अभी टाइम है तो आप कैप्लन या वहाब डोगर से इस इन दोनों के लेक्चर अवेलेबल हैं। तो जो वहाब डोगर है ये ज़्यादा लेंथ थोड़ा लेंथी सी है, और इसमें ये टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड है, और जो कैप्लन सर्जरी है ये एमसीक्यू ओरिएंटेड है। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो कैप्लन सर्जरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो, और इसके एमसीक्यू 48 एमसीक्यू आते हैं, तो आप अगर अभी आप ये कर लें कि हाफ डोगल को एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज सुन के और फिर कैप्लन सर्जरी कर लें, तो इसमें इंशाल्लाह आपके ये 48 एमसीक्यू आपके नहीं जाएंगे। और डॉक्टर अब्दुल्ला, आपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जूनियर उधर भी होंगे, और ख़ास तौर पे कंसेप्ट बिल्डिंग के लिहाज से क्या आपने कंसेप्ट
बिल्ड करने, रटे नहीं लगाने नोट्सों पे, और इधर उधर टाइम ज़ाया करने के बजाय 10 10 बुक्स एमसीक्यू ले आए और एक भी ना पढ़े, तो आप एक पढ़ लें, उसको अच्छी तरह कर लें, लेकिन कंसेप्ट से पढ़ लें। और उसमें आपको फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर ने कितना हेल्प दिया अपने कंसेप्ट को बिल्ड करने में। आप इसको कंपेयर करें या फर्स्ट एड मेडिसिन लेक्चर्स को का क्या कंपैरिजन, कंपेयर करके आप बता सकते हैं अपनी, आपने जो 5 साल में अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा। डॉक्टर अब्दुल्ला, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी जी सर, मेरा माइक जी। ऑफ हो गया था। सर तो सर, हमारा तो इस लिहाज से भी हमारा बड़ा टफ टाइम था ड्यू टू कोविड, क्योंकि चाइना में तो आपको पता है 2 ढाई साल कोविड वाला भी सिनेरियो चलता रहा है हमारा इधर। हमने ये मुश्किल भी काटी है कोविड वाली भी। तो सर सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आप बाबा एन आर ई हैं, सही है कि क्योंकि आपने वो जो मुझे अच्छी तरह पता है जो मैं एग्जाम के डे फर्स्ट पहले चला गया था, मैं तकरीबन 7 बजे चला गया था लाहौर। और मैं बाहर बैठ के ना वो जो आपने वॉइस मैसेज किए हुए थे, मीन मीडियन मोड, और वो क्या उसको कहते हैं, हम्म। कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है, केस कंट्रोल स्टडी क्या होती है, उसके बाद हम्म। ये सारी चीजें मैं उधर बैठ के मैं लास्ट में वो सुन रहा था। और सर उसमें से वो अच्छा। क्वेश्चन आए हुए थे। वो हाँ। क्वेश्चन आए हुए थे और मैं सर उधर आपको ना सलूट कर रहा था कि यार हाउ इज इट पॉसिबल कि 1 घंटा पहले उस्ताद ये एमसीक्यू बता रहा उसमें से 7 से 8 एमसीक्यू आए थे जो मैंने है। एनुअल एग्जैक्टली सर। वो किए थे। तो सर इस वजह से आप बाबा एन आर ई मेडिस ही हैं। आप सिर्फ वो नहीं है, क्योंकि उसमें मतलब बहुत सारी चीजें हेल्प की हैं सर। मतलब आपकी मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपको कोई बच्चा सुनता रहता है, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल तो वो कहते थे जो बच्चा रेगुलर स्कूल आता है वो कभी फेल नहीं होता है, वो पास हो ही जाता है थोड़े नंबर लेके, देर तक एवरेज नंबर लेके। इस तरह कुछ जो बच्चे हम आपको, मैंने तो आपको बहुत सुना है बहुत ज्यादा, मतलब मोबाइल पे लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, अभी को लेक्चर ओपन कर लिए, घंटों को ओपन कर लिया, क्योंकि मैंने 6 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन ली हम्म। हुई थी, जनवरी में मैंने ली थी। तो हम्म। आते जाते गाड़ी में लगा लेते थे कभी कभी। तो ज्यादा नहीं, अगर सुनने को दिल 10 15 मिनट सुन लिया, मतलब कि कुछ ये था कि चलो यार थोड़ा बहुत टच में रहें। तो इस हम्म। वजह से अल्लाह ताला ने मेहनत तो सारे करते हैं, लेकिन मैं तो क्या नाम, अल्लाह ताला का लाख और करोड़ दफा शुक्र अदा करते हैं कि इस काबिल नहीं है जिस तरह काबिल अल्लाह ताला ने ये सक्सेस से हम्म। नवाजा। थैंक यू। अच्छा, कंसेप्ट इनको मैं ये आपसे सुनना चाहता हूँ कि कंसेप्ट के लिहाज से कंसेप्ट सर वो बिल्ड बहुत करना जरूरी कितना है सर, इंपॉर्टेंट है? सर वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। जैसे वो एक बड़े बच्चे ग्रुप में भी क्या नाम वो बात करते थे कि क्या नाम, प्राइमरी हेमरेज क्या होती है, सेकेंडरी क्या सी होती है। वो आप अगर जब आपका कॉन्सेप्ट होता है ना, तो आपके सामने अगर लाख बच्चा भी आके बैठ के या लाख स्टूडेंट भी आके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है ना, तो आप ढंके की चोट पे कहते हो हाँ मैंने ये फलां बुक पे। और फर्स्ट एड सर, वन मोर थिंग, फर्स्ट एड इसलिए जरूरी है, मैंने अपने हॉस्पिटल क्लिनिकल एक्सपीरियंस में मैं ये जरूर कहूंगा कि जब आप किसी नोट से पढ़ते हैं ना, तो आप किसी प्रोफेसर को, किसी एपी को, किसी एसआर को कहते हो ना सर ये ऐसे नहीं तो ऐसे है, वो कहेगा बेटा सोर्स बताओ, आप बोलोगे मैंने नोट से पढ़ा था, वो बोलेगा कौन से नोट्स। आप उधर क्या बात करेंगे। और जब आप किसी फर्स्ट आप एड अगर से नाम लेंगे डेविड, ना नोट्स का, तो आपकी वो फिर जितनी बेइज्जती उधर होती है जब आप सर ये स्टैंडर्डाइज मेरे बुक का साथ नाम। एक्सपीरियंस हो चुका है, ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। मेरी प्रेजेंटेशन थी टीबी के ऊपर, और मैं वो एटीटी, वो जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स में मैं पढ़ा रहा था। मैंने कुछ करना एक लफ्ज बोला, तो मुझे कहते बेटा आपने ये कहाँ से पढ़ा है। मैं कहा मैंने पढ़ा था कहीं। कहते बेटा कहाँ से पढ़ा है। मैं कहा सर नोट। कहते कौन से नोट से। वो कहते बेटा हमें बताओ, डेविडसन बताओ, सीएमडीटी बताओ, हमें कोई फर्स्ट एड बताओ, सीपीटी बताओ, कोई प्लेबेबल की से बताओ, हमें वो सोर्स बताओ, नोट्स क्या होते हैं मुझे ये बताओ पहले। तो सर वो मुझे फिर सही बात है। वो चीज वहां से मुझे क्लिक की थी कि आप हमेशा किसी अच्छी बुक से पढ़ो। जो अब ये इंटरनेशनल वो बुक्स हैं, आप अगर किसी को रेफरेंस देते हो, तो अगर आपको कोई कहता है ये आपने कहाँ से पढ़ा था, तो आप उसको कह सकते हो भाई मैंने फलां बुक से पढ़ा था, फलां लाइन है, फलां पेज है, फलां चैप्टर है, वहां से जाकर देखो। तो इट्स मीन के वो फिर हम रेफरेंस दे सकते हैं। और नोट्स सर, नोट्स तो वो होते हैं जो आप मैं बनाऊं, कोई भी स्टूडेंट बनाए, वो उसके अपने नोट्स होते हैं। तो फर्स्ट अच्छी एड तरह। फर्स्ट एड इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एड की आप रेफरेंस देने के काबिल हो जाते हो। और आप कहीं 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 भी बैठे हो, मैं इधर मेयो में, मेरे साथ कैंपोलियन स्टूडेंट्स भी हैं। तो क्या नाम है, पैनिक नहीं करना। जितना उन्होंने पढ़ा होता है, नो डाउट उनका माहौल ही किस तरह का होता है कि पढ़ाई 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 पढ़ाई। तो जब हम लोग भी माशाल्लाह, हमारे भी ऐसे रोशन सितारे हैं एफएमजी जिनके यूएसएमएल भी क्लियर है, प्लैब भी क्लियर है। डिफरेंस सिर्फ हम्म। यही है कि वो थोड़ा सा
पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं और मतलब कि हाँ, एक थोड़ी हम जरा कैश कर लेते हैं। अच्छा ये एग्जैक्टली सर, बताएं, अब सर वो, जी सर। हाउस जॉब के साथ तैयारी करना कैसे सर पॉसिबल है? वो मैं बच्चा सर पूछ मैंने रहा है हाउस हमको, ठीक है बताओ। सर मैंने हाउस जॉब के साथ तैयारी की है। मेरी पहली ग्रेजुएशन मेडिसिन में थी। तो मेडिसिन में सर समझ नहीं थी आई, क्योंकि इतना बड़ा हॉस्पिटल था, मैनेज नहीं था हुआ, पहला तो एग्जाम था। सेकंड अब सर मेरी मुझे पेट्स का बड़ा शौक था, लेकिन मैंने किया सेक्रीफाइस, मैंने डरमा चूज की। डरमा में थोड़ी ड्यूटी कम थी। तो क्या नाम है, उधर साथ ही लैपटॉप भी लेके जाते थे, फर्स्ट एड भी लेके जाते थे, तो लगा लेते थे आराम से बैठ के, राउंड के बाद सुनते रहते थे। 11 बजे राउंड हो जाता था, उसके बाद मतलब सर वही आपके पास डेडिकेशन चाहिए होती है, आपको टाइम मिल ही जाता है, आपने निकाल ही लेना होता है कहीं ना कहीं से। और अगर ना बस करना ये हो है तो कि सर। आप डेडिकेटेड हो तो आप तैयारी कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर, ऐसी बात है सर। आपकी यूनिवर्सिटी, आपने उसका नाम बताया था? सर मेरी यूनिवर्सिटी का नाम चंगशा मेडिकल यूनिवर्सिटी हुनानपुर है। चौंगशा। चौंगशा। तो डॉक्टर अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका, ये जो एक्सपीरियंस है ये हमारे लिए, बच्चों के लिए सर बहुत। सर आपका शुक्रिया सर, ये हम तो अदना से, आपका शुक्रिया, आपने इस काबिल किया है कि हम बोल सकें सर। आपका शुक्रिया सर। बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके जो दूसरे एग्जाम है वो भी आपके लिए बहुत आसान होंगे। आपने जिस इंशाल्लाह तरह सर। तैयारी की है, जिसने कंसेप्ट बिल्ड कर ली, जिसने फर्स्ट ईयर को अच्छी तरह समझ लिया और कंसेप्ट के साथ समझा, वो एनआरई भी पास करेगा और उसके बाद जो एग्जाम होंगे एफसीपीएस, जे कैट, वो भी पास करेगा इंशाल्लाह। जी सर। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। थैंक यू। आप भी सियालकोट आमीन। से हैं और मैं भी सियालकोट से हूँ। चलिए, जी ओके। सर, जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज। जी स्टूडेंट्स, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ हम इसको एंड करते हैं। और एक बच्चे ने कहा होता सर, जो स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो 031800049742। सर आपकी कितनी मंथ सब्सक्रिप्शन? 6 मंथ वाले जिन्होंने अभी उसमें अपेयर होना है दिसंबर अटेम्प में। सर सबीर रहमान सर, सर मैंने अपने जूनियर्स को आपकी हाईली रिकमेंड किया है और एनआर मेरी बुक बहुत हेल्पफुल रही है। पास टेस्ट में जो भी हुआ, बच्चे कहते हैं कि नहीं आया, बट आया था, उसके पॉइंट अगर पढ़े। हाँ, जिसने एनआर मेडिसिन को मुकम्मल पढ़ा हुआ है वो अगर डायरेक्ट नहीं आया तो इनडायरेक्ट वो आया हुआ है।